देखो अगला वंश कौन सा होगा, अगला वंश होगा चालुक्य, जिसे क्या कहते हो, गुजरात के चालुक्य। क्या कहते हो, गुजरात के चालुक्य। एक चालुक्य हुआ करते थे जो नीचे पाए जाते थे, नीचे कहाँ पे, दक्षिण भारत में, है ना। ये वो वाले नहीं है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हुआ करता था, महान महान सम्राट हुआ करते थे, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरे हैं। इनको सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। किस वंश के नाम से जानते हैं, सोलंकी वंश, है ना। कौन सा वंश, सोलंकी वंश के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है ना। तो गुजरात के चालुक्य कहाँ है, तो तुमको आइडिया तो लग ही गया होगा, ये होंगे कहाँ पे, बोलो। तो ये गुजरात के आसपास क्षेत्र में ही होंगे। कहाँ पे होंगे, तो यहीं पे गुजरात में ही होंगे। सोलंकी वंश का पूरा सिस्टम, पूरा इनका साम्राज्य कहाँ पे होगा, सोलंकी वंश का पूरा साम्राज्य कहाँ होगा, तो ये गुजरात में ही होगा। इस वंश का पहला शासक कौन था, बताओ। इस वंश का जो संस्थापक है या पहला शासक है वो कौन है, इस वंश का पहला शासक है मूलराज प्रथम। ये है इस वंश का संस्थापक। क्या है, ये इस वंश का संस्थापक है, कौन, मूलराज प्रथम। इसने अपनी राजधानी गुजरात के ही एक क्षेत्र अन्हिलवाड़ में बनाई। कहाँ पे बनाई, इसकी राजधानी कहाँ पे थी, बोलो। बोल ही नहीं पाओगे तुम लोग, बोलोगे क्या, अन्हिलवाड़। कठियावाड़ होता है, कठियावाड़ इधर वाला क्षेत्र है ना, वैसे ये है अन्हिलवाड़। ये भी कहाँ पे होगा, गुजरात में ही होगा। बात समझे नहीं, तो अन्हिलवाड़ कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये थी सोलंकी वंश के शासकों की या गुजरात के चालुक्यों की राजधानी, है ना। इस वंश में ये जो राजा हैं, मूल राज इनका जिनका नाम है, ये शैव संप्रदाय को मानने वाले हैं। किस संप्रदाय को मानते हैं, शैव संप्रदाय को मानते हैं। तो इधर ही लिख दें, इधर लिख दें, क्योंकि इसमें पूरा खत्म करना है एक ही बोर्ड पे। तो ये शैव संप्रदाय को मानते हैं, है ना। शैव संप्रदाय इसलिए बता दिया तुमको क्योंकि ये आगे चल करके ये अपना संप्रदाय चेंज कर लेंगे, है ना। संप्रदाय क्या, धर्म ही चेंज कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो ये आगे चल के जैन धर्म को मानने वाले हो जाएंगे, जैन मतावलंबी, है ना। तो अभी क्या है ये, अभी ये शैव संप्रदाय को मानने वाले शासक है कौन, मूलराज। इस वंश का अगला शासक कौन हो जाएगा, इस वंश का अगला शासक है चामुंड राय। कौन है, चामुंड राय। ये इस वंश का शासक है। इसने अपने जीवन काल में कुछ भी अच्छा काम, बहुत ज़्यादा अच्छा काम मतलब कि बड़ा काम नहीं किया, है ना। इसलिए इसको इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी है नहीं। इसका एक पुत्र था, इसका नाम था दुर्लभ। क्या नाम था, दुर्लभ राय। क्या नाम था, दुर्लभ राय। और ये इतना दुर्लभ था कि इसने अपने जीवन काल में इतने विचित्र विचित्र काम किए हैं कि उसकी जानकारी ही पता करना दुर्लभ है, ठीक है। ये इसका पुत्र था, कौन, ये चामुंड राय का पुत्र था दुर्लभ राय, या दुर्लभ राज भी इसको कहते हैं ना। तो दुर्लभ राज लिख लेना या दुर्लभ राय कर लेना। तो दुर्लभ राय ने भी कुछ मतलब सीधा साधा मतलब यही है कि इसने भी कोई विशेष काम नहीं किया है। बात समझे नहीं समझे। इसका एक जब देखा, इनके वंश में देखा गया कि इनके ही जो राजा का बेटा राजा होता है ना, सिस्टम होता है, तो इनका देखा गया कि इनके वंश में कोई बहुत बड़ा शासक नहीं हुआ है। इसने इस वंश की स्थापना तो कर दी, उसका बेटा आया चामुंड राय, वो भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया। फिर उसका बेटा आया दुर्लभ राज, वो भी कुछ बहुत बेहतरीन नहीं कर पाया। तो उन्होंने देखा कि यार कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, तो क्या करें, कुछ राजा चेंज करना चाहिए, है ना। तो इन्होंने अपना राजा बदल दिया। और क्या किया, दुर्लभ राज ने एक बहुत ही दुर्लभ काम किया कि अपने भतीजे को राजा बना दिया। किसको बना दिया, भतीजे को। वैसे तो राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन उन्होंने अपने भाई के बेटे को क्या बना दिया, राजा बना दिया, है ना। और उसका नाम था, चौथे नंबर पे हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा भीम प्रथम। कौन हो जाएगा, और ये इस वंश का अच्छा खासा ठीक ठाक राजा होगा, है ना। हाँ, वो वाले भीम नहीं है, महाभारत वाले भीम नहीं है ना, उसी के कांटे टक्कर वाला नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। देखो भीम प्रथम ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि अपने पड़ोसी क्षेत्रों से, जो भी पड़ोसी साम्राज्य हुआ करते थे, उनसे क्या किया, एक संगठन मिलकर के बनाना स्टार्ट किया, है ना। तो इनके ही पड़ोस में एक और राजा रहते थे जिनका नाम था कर्ण। क्या नाम था, कर्ण। ये कलचुरी वंश के थे। किस वंश के थे, कलचुरी वंश के, है ना। तो कलचुरी या चेदी वंश भी से कहते हैं। तो कलचुरी वंश भी एक राजपूत वंश ही है। तो उनसे क्या किया, मिल करके एक बना लिया संगठन, और ये दोनों लोग आपस में मिल गए, कर्ण और भीम। देखो महाभारत वाली पूरी कहानी आ रही है ना, कर्ण और भीम। तो वहाँ पे दोनों अपोजिशन में थे, और यहाँ पे क्या है, एक साथ में है।
इन्होंने मिल करके क्या किया, इधर रहने वाले परमार शासक, इधर परमार रहते थे, है ना, और परमार में सबसे योग्य शासक कौन हुआ करता था, राजा भोज, है ना। तो इन्होंने सोचा कि इसका साम्राज्य इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, राजा भोज का ही चारों तरफ चर्चा होती जा रही, तो क्या करें हम लोग मिल करके इसको मारें। और यही इनकी सबसे खराब स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका ही फायदा दूसरे लोगों ने उठाया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आपस में देखो जब भी लड़ोगे तो उसका फायदा कोई तीसरा ही उठाएगा, घर में लड़ोगे तीसरा वाले मजा लेंगे उसका। तो इन्होंने क्या किया है, दोनों लोग मिल गए किसको मारने के लिए, राजा भोज को मारने के लिए। किसको, राजा भोज। हाँ, तो राजा भोज के साथ दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया, युद्ध किया। राजा भोज किस वंश के हैं, तो परमार वंश के हैं। तो इनके साथ में मिल करके इसने क्या किया, युद्ध किया। क्या किया, तो इस युद्ध में जीतेगा कौन, राजा भोज। ये दो जीतेंगे, दो हैं, है ना, क्योंकि ऐसे अकेले के लिए लड़ते तो कांटे की टक्कर होती, है ना, क्योंकि दोनों ही राजपूत वंश हैं, दोनों का ही लड़ना शौक है ना। लेकिन यहाँ पे दो लोग हो जाएंगे, वहाँ पे एक अकेला हो जाएगा। हाँ, एक लड़ेगा, एक पीछे से मारेगा। तो राजा भोज यहाँ पे हार जाते हैं और ये इनका संगठन जीत जाता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे काम की विशेष जानकारी है नहीं, हालांकि बता रहे हैं क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। फिर देखो, अब राजा जो भीम है इधर के और इधर से कलचुरी वंश से कर्ण, इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कितने दिन टिकेगी, है ना। तो इनकी आपस में हो गई लड़ाई। तो एक तरफ हो गए भीम और दूसरी तरफ कौन हो गया, एक तरफ हो गए कर्ण। और ये कर्ण कौन से हैं, कलचुरी वंश वाले, है ना। तो कलचुरी वंश वाले कर्ण, इनकी आपस में क्या हो गया, युद्ध हो गया। और इस युद्ध में जीतेगा कौन, भीम ही जीतेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, बड़ा शासक हो गया और ये खच्चर हो गए, है ना। और ये जीत नहीं पाए, ठीक है। तो कर्ण नहीं जीते, लेकिन पहले ये इसका दोस्त हुआ करता था, ध्यान रखना। पहले कर्ण क्या था, इसका दोस्त हुआ करता था। किन कारणों से लड़ाई हुई, ये इस बात को जानना हमारे लिए ज़्यादा ठीक है नहीं। हालांकि इसका, हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा नहीं होता। तुमने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में जो लड़ाई हुई थी, वो शासन के, उसके सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं हुई थी, है ना, मान की लड़ाई थी। देखो हर बात इनका बताते नहीं कि क्या होता है कि पुरुष तत्व तो इनका जाग जाता था एकदम, मतलब वो इगोइस्टिक रहते थे बहुत ज़्यादा। तो मान के लिए लड़ाई हो जाती थी कि अगर तुमने थोड़ा भी अबे कह दिया तो फिर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं कि अबे कैसे कह दिया। बात समझे नहीं समझे, कुछ लोग होते नहीं होते ऐसे, तो मान के लिए लड़ जाने वाले लोग होते हैं, तो आपस में ही लड़ गए। तो इतना ईगो भी नहीं बना के रखना चाहिए कि तुम्हारी आपस में घर में ही लड़ाई हो जाए। हालांकि ये बहुत अच्छे मित्र थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद बहुत अच्छे मित्र थे, है ना। जब तक वो दोनों साथ साथ में रहे तब तक कभी भी मोहम्मद गौरी जीता नहीं, कभी नहीं जीता। लेकिन जब वो अलग अलग हो गए, आराम से उसने जीत लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे। बात समझे। तो आपस में ही लड़ गए, तो इसका कोई फायदा होगा इनको, कोई फायदा नहीं, नुकसान जरूर होगा, है ना। इसका नुकसान आज तक हम लोग झेलते चले आ रहे हैं, ठीक है। उसका ही परिणाम है कि बाकी जितने भी मुस्लिम जितने भी वंश आए हमारे यहाँ पे, अंग्रेज, डच, फ्रेंच जो भी आए, सब उसी का परिणाम है। क्योंकि अगर ये रहते तो क्या बात भी कोई आ पाता, नहीं आ पाता। तो ये लोग संगठन बनाकर नहीं चले। शुरुआत में कोशिश तो की इन्होंने, पर वो संगठन इनका चला नहीं। क्यों, क्योंकि ईगो आ जाता है। जब भी फ्रेंडशिप में ईगो ले आओगे ना अपना, तो फिर वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, है ना। पर मित्रता इनकी इतनी तगड़ी थी कि इनका जो आगे बेटा होगा ना, तो अपने बेटे का नाम भी कर्ण ही रखेंगे। बात समझ रहे हो, मित्रता तगड़ी थी। लेकिन क्या करें, ईगो भी तो कोई चीज़ होती है ना। आपस में लड़ गए, ठीक है। देखो ये राजा भीम जो है, इन्हीं के समय पे यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता जिसका नाम था सोमनाथ। क्या मंदिर था, सोमनाथ। तो सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए इधर से एक आक्रमणकारी आया था जिसका क्या नाम था, महमूद गजनवी। तो भीम के समय पे ही कौन आएगा, महमूद गजनवी। हमने तुमको पढ़ाया था कि महमूद गजनवी के समय एक राज्यपाल नाम का शासक हुआ करता था, जिसने क्या किया था, उसकी पराधीनता स्वीकार कर ली थी, जिस वजह से उनकी आपस में पड़ोसियों से लड़ाई हो गई थी। बताया था नहीं बताया था। तो ये छोटे छोटे वंश थे, हमने तुमको बड़े बड़े बता रहे हैं, छोटे छोटे और भी वंश हैं। तो उनमें से बात है, ये दूसरा वंश है सोलंकी वाला, ये उनके से नहीं है। और ये जो मंदिर आया करता था, ये इन्हीं के शासन क्षेत्र में आया करता था। किसके शासन क्षेत्र में, सोलंकियों के शासन क्षेत्र में आया करता था ये सोमनाथ का मंदिर। तो इन्हीं के समय में आता है महमूद गजनवी, और इसने क्या किया, सोमनाथ मंदिर लूट किया। क्या किया, सोमनाथ मंदिर लूट किया, है ना।
हालांकि केवल मंदिर लूट नहीं किया, आसपास के बहुत सारे घरों गांवों को भी लूटा उसने। पर हाँ, सबसे बड़ी चोरी जो थी उसी के नाम से ही अखबार में न्यूज़ छपती है। तो अखबार में न्यूज़ इसी के नाम से छपी कि सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया है ना। अच्छा, लूटा नहीं जाता, ये लोग अगर चाहते तो लड़ सकते थे, है ना, ये लड़ सकते थे, इन्होंने लड़ा ही नहीं। और इस बात से नहीं लड़ा कि इन्होंने पराधीनता स्वीकार कर ली, ये लड़े भी नहीं और पराधीनता भी नहीं स्वीकार की, लूटने दिया, कहा लूट लो। समझ रहे हो बात को? तो तुम्हारे घर में कोई चोरी करने आए, तुम गेट खोल दो, कहो जितना लूट सको लूट लो, हम देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं तुम्हारा। ये ऐसे हुआ था इनके यहाँ। एक्चुअली में ये क्या था कि ये लोग होते हैं ना, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा मानने वाले राजपूत ही होते हैं जो ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली में, तो जो पंडित हुआ करते थे, पुजारी टाइप के लोग, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, कोई भी आक्रांता यहाँ आकर के लूट नहीं सकता। भीम ने कहा अच्छा, भगवान भोलेनाथ खुद रक्षा करें फिर। पंडित ने कहा कि यहाँ किसी को कोई सेना लगाने की या किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान भोलेनाथ स्वयं रक्षा कर लेंगे। वो अपना घंटा बजाते रहे, पूजा करते रहे, और वो लूट पाट के चला गया। पंडित लोगों, बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी कर दी वहाँ पे, और ये लड़ने ही नहीं आए, क्योंकि इनको क्या लगता था कि भगवान भोलेनाथ स्वयं आएंगे बचाने के लिए। इस वजह से इनकी क्या हुई, यहाँ पे ये लूट हो गई। बात समझे नहीं समझे? अगर ये लड़ते तो चांस थे कि वो शायद ना लूट पाता, और एक बार ये लड़ लेते तो चांस थे कि इसके बाद में मोहम्मद गौरी भी ना आता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। और इसी बात को तोड़ने के लिए कि भगवान स्वयं बचाने आएंगे, इसी बात का खंडन करने के लिए महमूद गजनवी ने वहाँ पे मंदिर में बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा भी, ठीक है ना, पंडितों को मारा भी कि आए भगवान बचाने। अब ये सारा दुर्दंत कृत्य देखकर इसका भीम का जो था मन परिवर्तित हो गया। यार हम तो शैव संप्रदाय के, इनके पूरे परिवार में शैव संप्रदाय होता चला आ रहा है, शैव संप्रदाय के हैं कि नहीं, यार हम शैव संप्रदाय के हैं, भगवान भोलेनाथ पे इतनी आस्था है, फिर भी भगवान भोलेनाथ स्वयं को बचाने नहीं आए, बारी हमारी आएगी तो हमें को बचाने आएगा। तो इनकी थोड़ी थोड़ी आस्था डगमगा गई उनसे कि स्वयं को जो बचाने जो नहीं आ सकता वो हमें क्या बचाएगा। तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लिया। एक थोड़ी इनके अंदर भावना आ गई कि यार ये तो गड़बड़ है कुछ यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा एक धर्म स्वीकार कर लिया जिसका नाम था जैन धर्म। कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। अच्छा, स्वीकार कैसे कर लिया? इनका एक सामंत हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सामंत हुआ करता था, इसका नाम था विमल। क्या नाम था इसका? एक सामंत है, ठीक है, सामंत है विमल। तो विमल ने क्या किया, दिलवाड़ा पड़ता है माउंट आबू पहाड़ पे, कहाँ गया, इधर इधर माउंट आबू पहाड़ पड़ता है, तो इसी के क्षेत्र में आएगा, है ना। तो यहाँ माउंट आबू में एक पड़ता है, जो सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पे दिलवाड़ा पड़ता है, दिलवाड़ा एक जगह है ना। तो दिलवाड़ा में एक जैन मंदिर बनवा दिया। किसने बनवाया? विमल ने। इनका सामंत हुआ करता था, तो क्या बनवाया? दिलवाड़ा में जैन मंदिर बनवाया, है ना। अब ये सामंत है, सोचो, राजा ने नहीं बनवाया, सामंत ने बनवाया है। कैसे सामंत ने बनवाया? क्योंकि उसको पता है कि राजा अब क्या हो गया है, जैन धर्म को मानने वाला हो गया है, इसलिए वो इस मंदिर को बनवा सकता है। बात समझे नहीं समझे? तो वो बनवा सकता है। लेकिन तुमको यहाँ से देखने को मिल गया होगा कि राजपूतों में सामंतों की थोड़ी बहुत हस्तक्षेप ज़्यादा ही थी, है ना। मतलब राजा अपने आप को सुप्रीम नहीं मानता था, ठीक है, वो सामंतों से भी राय लेता था, और उसके क्षेत्र में राजा के अलावा सामंत भी काम करा सकते थे। बात समझ रहे हो यहाँ से? नहीं, तुम ऐसा देखो कि पृथ्वीराज चौहान के समय में भी उनके भी सामंत हुआ करते थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा था। जैसे अभी देखो ये पूरा देश है भारत, छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाएंगे, उसके राज्य हो जाएंगे, और राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री। तो वैसे ही सामंत उन्होंने बना रखे थे कि पूरा उनका जितना साम्राज्य था उसमें छोटे छोटे सामंत बना रखे थे टुकड़ों के अलग अलग, और वो किसी भी युद्ध पर जाने से पहले उन सबकी राय लेते थे, है ना। तो मतलब सामंतों का अच्छा खासा बोलबाला वहाँ पे हुआ करता था, इज्जत अच्छी खासी हुआ करती थी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो तुमसे पूछा जाएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके शासनकाल में बना? तो भीम के शासनकाल में बना। किस वंश का शासक था? सोलंकी वंश का। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि किसने बनवाया, हाँ, तो सोलंकी वंश के शासक भीम के सामंत विमल ने बनवाया, है ना। विमल सिंह नाम था उनका, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये बन गया। उसके बाद में हमने कहा कि इनका जब बेटा आएगा तो किस नाम से जाना जाएगा? जो इनका बेटा होगा वो बनेगा कर्ण, क्योंकि इनके मित्र का नाम क्या था? कर्ण, और उसी से लड़े थे। तो उन्होंने सोचा कि मित्रता को याद रखने के लिए अपने बेटे को क्या नाम रखते हैं? कर्ण नाम रखते हैं। अब ये कर्ण भी जो है, जैसे ये लड़ा था, इनका बाप भीम परमार से किससे लड़ा?
तो ये परमार से ये भी लड़ा। देखो विशेष काम है नहीं तो तुमको सीधे बता देते हैं। तो इनका युद्ध किसके साथ हुआ? परमार के साथ युद्ध हुआ। और ये भाई साहब यहीं तक नहीं रुके, इधर भी चले गए। और इधर कौन रहते थे? चौहान। कौन रहते थे? तो परमार और चौहान के साथ में किसका युद्ध हुआ? कर्ण का युद्ध हुआ। तो ये विशेष कुछ है नहीं। इसके बाद में जो इसका बेटा आता है उसका नाम होता है जय सिंह। क्या होता है? जय सिंह। जय सिंह किसका लड़का है? इसी कर्ण का लड़का है जय सिंह। और ये इस वंश का सबसे योग्य है। क्या है? सबसे योग्य शासक है। क्यों? क्योंकि इसने अपना साम्राज्य केवल गुजरात तक ना रख करके इधर मध्य प्रदेश तक बढ़ाया और इधर दक्षिण में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस वंश सोलंकी वंश के शासक जय सिंह के समय में साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ करता था। ठीक है ना? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इस वंश का सबसे योग्य शासक कहते हैं। इसने एक उपाधि स्वयं के लिए से कहते हैं, इसकी उपाधि थी सिद्धराज। क्या उपाधि थी? इसने एक उपाधि ली थी, इसका नाम, उस उपाधि क्या थी? सिद्धराज, है ना? ठीक है। तो सिद्धिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन हो जाएगा? जय सिंह। सोलंकी वंश का सबसे योग्य शासक कौन हो जाएगा? जय सिंह हो जाएगा, है ना? इसी के दरबार में एक जैन आचार्य रहते थे, क्योंकि ये सब लोग जैन धर्म को मानने वाले हो गए थे भीम के बाद में, है ना? तो इसी के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन आचार्य रहते थे। कौन रहते थे? जैन आचार्य। ये जैन आचार्य का नाम है हेमचंद्र। क्या नाम है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हेमचंद्र किसके दरबार में थे? तो हेमचंद्र जय सिंह के दरबार में थे। सोलंकी वंश का सबसे योग्य शासक कौन हो जाएगा? जय सिंह हो जाएगा, है ना? इसने अपने शासन काल में, इसी की बात, जय सिंह की बात थोड़ा आगे इधर लिखते हैं क्योंकि नीचे भी आ जाए थोड़े एक दो, है ना? तो इधर लिखते हैं। तो इसने अपने जीवन काल में क्या किया? 2 मंदिर बनवाए। किसने? जय सिंह ने। हेमचंद्र ने नहीं, यहाँ से खत्म है। ठीक है। तो इसने क्या बनवाया? 2 मंदिर बनवाए। एक तो बनवाया इसने मोढेरा का सूर्य मंदिर। क्या बनाया? मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है ना? अच्छा, एक और सूर्य मंदिर बना था, वो कहाँ पे था? कोई बताएगा? कोणार्क में था। किसने बनवाया था? कोई बता सकता है? बताओ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन। कल ही पढ़ाया था। यही करते रहो तुम लोग, हो गया तुम्हारा। ठीक है ना? इसने एक और मंदिर बनाया, इसका नाम है रुद्र महाकाल। कौन सा मंदिर? रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। और एक मोढेरा में सूर्य मंदिर बनवाया। किसने? जय सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? जय सिंह ने बनवाया। ठीक है ना? इसके बाद में इसका एक अगला बेटा आ जाता है, इसका नाम होता है कुमार पाल। क्या नाम होता है? कुमार पाल। ठीक है। इसका बेटा कौन होता है? कुमार पाल। कुमार पाल का भी वही रहता है, इनको भी पता रहता है कि हमारे पूर्वजों से लड़ाई चलती चली आ रही है, भीम प्रथम के समय से। कौन सी लड़ाई? एक तो परमार के साथ उनकी पहले से लड़ाई चलती आ रही थी। फिर इन्होंने देखा क्या कि इधर कर्ण ने चौहानों से ही पंगा ले लिया है, तो इन्होंने भी उनसे ही लड़ाई की। चौहान और परमारों के साथ इनकी भी लड़ाई रही, है ना? तो परमार के साथ युद्ध हुआ इनका और चौहानों के साथ में भी इनका युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? तो इनके युद्ध की जानकारी मिलती है। पर फिर वही बात है ना कि कोई बहुत योग्य आदमी नहीं होगा तो फिर उसकी जानकारी भी हमको ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि विशेष काम कुछ करोगे तो नाम होगा। ठीक है ना? बस इनको हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि देखो होता क्या है, यहाँ पे इधर पहले से एक साम्राज्य हुआ करता है कन्नौज वाला, वो तो भूल ही गए हो, थोड़ा ध्यान नहीं है ना? आओ थोड़ा ध्यान करके, वहाँ पे कन्नौज वाला छूट ही रहा था। और कन्नौज में उस समय का सबसे अच्छा शासन हुआ कन्नौज में ही चलता था। और कन्नौज के हुआ करते थे पंडित वगैरह। जहाँ पे शासन बड़ा होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ के ज़्यादा पुरोहित वगैरह भी अच्छे होंगे, जिस भी धर्म के होंगे। इस्लाम धर्म का शासन होगा तो वहाँ पे मौलवी ज़्यादा मिलेंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या थे? पंडित वगैरह बहुत हुआ करते थे। इन्होंने देखा कि ये तो राजपूत वंश है और ये क्या हो गए हैं? जैन धर्म को मानने वाले हो गए हैं। तो आए इनको समझाने के लिए, वहाँ से कन्नौज से पंडित आए और इनको समझाया और फिर इनको क्या किया? हिंदू धर्म में फिर से परिवर्तित कर दिया। किसको? यहाँ से कुमार पाल को, है ना? तो इन्हीं को कहते हैं अंतिम जैन राजा, है ना? क्योंकि इसके बाद में राजा कोई नहीं हुआ। जैन धर्म को मानने वाले बहुत सारे हुए, पर जो राजा है और जैन धर्म को मान रहा हो वैसा कोई भी नहीं हुआ। तो ये क्या है? अंतिम जैन राजा हो जाएंगे, है ना? जैन राजा। तो अंतिम जैन राजा कौन हो जाएगा? कुमार पाल। किस वंश के होंगे? तो सोलंकी वंश के होंगे, है ना? इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने जैन धर्म तो लिया, पर बात यह है ना कि राजा कोई नहीं था।
तो तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि अंतिम राजा कौन था जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया, या अंतिम जैन मतावलंबी राजा कौन होगा, तो कौन हो जाएगा, तो कुमारपाल हो जाएगा। कुमारपाल किस वंश का शासक है, हाँ सोलंकी वंश का शासक है। इसके बाद में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, ऐसा होता रहेगा, है ना, पर कोई भी योग्य शासक ना होने की वजह से ये वंश बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसके बाद में आ जाएंगे इस वंश का अंतिम शासक, डायरेक्ट हम बताते हैं। देखो अंतिम शासक इस वंश का होगा, इसका नाम है, लिख लो यहाँ पे, ये होगा भीम द्वितीय। क्या होगा, भीम द्वितीय। ठीक है ना, तो भीम द्वितीय क्या है, इस वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। अंतिम शासक क्यों कहोगे, क्योंकि इसी के समय में आ जाता है ऐबक। कौन आता है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो इसकी लड़ाई किसके साथ होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में इसकी लड़ाई होती है। क्या हो जाता है, इसका युद्ध हो जाता है, और ये युद्ध जीतेगा कौन, ऐबक जीतेगा। तो ये वाला युद्ध ऐबक जीत गया। देखो उसमें दिख नहीं रहा है, चलो मान के चलो, ये लिखा है भीम द्वितीय, ये अंतिम शासक, इसका युद्ध होता है ऐबक के साथ, और इस युद्ध में ऐबक जीत जाता है और भीम द्वितीय हार जाते हैं। ठीक है ना, भीम द्वितीय युद्ध हार जाते हैं। पर यहाँ से शुरुआत नहीं होती है ऐबक की, ध्यान रखना। ऐबक ने इससे पहले अपना दिल्ली में सल्तनत बना रखा है उसने, बाद में लड़ने आया है, और यहाँ पे अभी शासन भी नहीं किया है। हरा तो दिया है पर शासन नहीं किया, क्योंकि पता है यहाँ पे तो बाद में आओगे, पहले तो बहुत सारे और राजपूत है ना, और जब इन पे शासन करने के लिए आओगे तो फिर वो इगोइस्टिक लोग हैं, और फिर वो सब मिलकर एकदम से जुट जाएंगे। इसलिए लड़े तो युद्ध तो हुआ, और यहाँ पे शासन करने नहीं आए। इनके खुद के सामंत हुआ करते थे, भीम द्वितीय के सामंत हुआ करते थे, उन्होंने ही अगले वंश की स्थापना कर दी है, बाकी इनमें और कुछ नहीं था। ठीक है, ये अपने आप स्वतः समाप्त होने वाला वंश होगा। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय का युद्ध किसके साथ होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, और ये युद्ध जीतेगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जीत जाएगा। इनका एक सामंत हुआ करता था, लिख लेना, इसका एक सामंत हुआ करता था, इसका नाम था लवण प्रसाद। क्या नाम था, लवण प्रसाद, है ना। तो लिख लेना, इस वंश का जो सामंत होगा भीम द्वितीय के समय में, उसका नाम है लवण प्रसाद, और उसी ने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है बघेल वंश। कौन सा वंश, बघेल वंश, है ना। तो लवण प्रसाद क्या है, इस वंश में भीम द्वितीय का सामंत है, और उसी ने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है बघेल वंश, है ना। और इसी से गुजरात में बघेल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है ना, सामंत का नाम है लवण प्रसाद। लवण मतलब होता है साल्ट, ठीक है ना, ऐसा लिख लो यहाँ पे, लवण प्रसाद, है ना। जैसे मंदिर में जाते हो और तुमको नमक का प्रसाद दिया जाए, ठीक है, मिठाई मिलती है, वहीं पे तुमको नमक दिया जाए, ठीक है, NaCl, और फिर तुमको कहा जाए कि लगाओ मत्थे में और खा जाओ बिना पानी के। ठीक है, तो वही लवण प्रसाद क्या है, इनका सामंत है, और इसी ने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम होगा क्या, बघेल वंश, है ना। तो ऐसे नए नए और क्षत्रिय राजवंश निकलते आएंगे, है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, चलो इसको छाप लो।